महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत के साथ बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगभग खत्म कर दिया है। उद्धव ठाकरे अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी से कैसे मुकाबला करें। वहीं उद्धव ठाकरे को बीजेपी से पहले संजय राउत से पार पाना होगा, क्योंकि संजय राउत लगे हुए हैं पार्टी को खत्म करने में। अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे और उनकी पार्टी के नेता सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा मुश्किल लग रहा है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे जहां मातोश्री में मंथन कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव के खास संजय राउत जो कर रहे हैं, उससे पार्टी का और भी बुरा हाल हो सकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। संजय राउत ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर उद्धव ठाकरे और पार्टी के नेताओं को बताना चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पार्टी नहीं हारी है, हार के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब मामला फंस गया है और अब संजय राउत के लिए बुरी खबर आई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, उद्धव ठाकरे को अब अपने घर के लोग ही हरकाने लगे हैं। उनके नेता ही उन्हें कह रहे हैं कि अपने विचारों से समझौता किया तो लोगों ने आपसे पूरी तरह से किनारा कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के खास सलाहकार संजय राउत हैं, जो पार्टी के नेताओं को आहत करने में लगे हुए हैं। लगता है कि संजय राउत ये ठान चुके हैं कि उद्धव की शिवसेना को अगली बार जीरो तक पहुंचा देना है। तभी तो वो अपने नेताओं की नहीं सुन रहे हैं और हार के बाद भी वो जो कर रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि उद्धव की पार्टी में जो नेता बचे हैं वो भी न पाला बदल ले। और अब अगर उद्धव की शिवसेना में टूट होगी तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार संजय राउत ही होंगे। दर्शकों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अब खुलकर सामने आ गए हैं और वो कहने लगे हैं कि उन्हें हिंदुत्व की विचारधारा से भटकना नहीं चाहिए। लेकिन संजय राउत तो अपनी पार्टी और खुद को कांग्रेस के रंग में रंग चुके हैं। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व बचा नहीं पाएगी। उद्धव गुट के नेता अब कहने लगे हैं कि कांग्रेस हमारे लिए बोझ है। कहीं न कहीं ये भी पीएम मोदी की उसी बात की तरह है जिसमें पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी बन गई है, जिसके साथ रहती है उसे निगल लेती है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को निगल गई। और अब उद्धव सेना में कांग्रेस को लेकर बगावत के सुर मुखर होने लगे हैं। तो क्या अब उद्धव ठाकरे करेंगे घर वापसी? और अगर संजय राउत की बात मानकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ ही रहेंगे तो फिर उद्धव की पार्टी में एक बार फिर बड़ी टूट हो सकती है। दरअसल जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने जब 40 विधायकों को लेकर शिवसेना से बगावत की थी और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था, तो हिंदुत्व का सवाल उठा था। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ जाकर हिंदुत्व से समझौता किया है। उद्धव सेना पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ जाने का आरोप लगे थे। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उद्धव सेना को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ। अब विधानसभा चुनाव में भी उद्धव सेना को झटका लगा है। उसके 20 विधायक ही जीते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के 57 विधायकों को जीत मिली है। इसके बाद हालात ये हैं कि उद्धव सेना के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहना सही है। उद्धव सेना की मीटिंग हुई है जिसमें पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अलग से लड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। विधान परिषद में नेता विपक्ष और उद्धव सेना के लीडर अंबादास दानवे ने कहा है कि कई लोग पार्टी में मानते हैं कि हमें बिना किसी गठबंधन के ही अकेले उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बहुमत की राय है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए ताकि संगठन को खड़ा किया जा सके। इस मीटिंग में विधायकों और अन्य नेताओं ने कहा कि हम मुंबई की ऐसी सीटें हार गए जो हमारा गर्व मानी जाती थी। इसकी एक वजह यह है कि हम कांग्रेस की ओर गए और हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया। ऐसा संदेश जनता के बीच गया। इसके अलावा एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ जाने का फायदा मिला। खबर के मुताबिक उद्धव सेना के एक नेता ने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे जी से कहा है कि वो अलग होने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष की पार्टी होने की हमारी इमेज थी, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने से उस इमेज को धक्का लगा है। अब हम चाहते हैं कि अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अलग होकर उतरा जाए। अब शिवसेना यूबीटी के नेता तो कांग्रेस से अलग होने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत कांग्रेस से अलग होना नहीं चाहते हैं। तभी तो एक तरफ जहां उद्धव सेना के दूसरे नेता कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं और हार के लिए उसे जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि सब ठीक है, महाविकास अघाड़ी में कोई दरार नहीं है।
इसके अलावा केरल के वायनाड से उपचुनाव जीत कर आई प्रियंका गांधी वाड्रा को संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर शेरनी बताया। अब सवाल उठ रहा है कि जब उद्धव सेना के ज्यादातर नेता कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे हैं, तब संजय राउत प्रियंका गांधी को शेरनी बताकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो उद्धव ठाकरे और अपनी पार्टी के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है? लेकिन अब देखना होगा कि उद्धव सेना के नेता संजय राउत को कैसे जवाब देते हैं। बीजेपी और शिवसेना के नेता दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक उनके संपर्क में हैं और आने वाले समय में वो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठने लगी है। इस कड़ी में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। इसी के बाद उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है, वहां पर 5% वीवीपैट के रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी पराजित उम्मीदवारों को आदेश दिया है कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है, वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती कराने की याचिका जल्द दायर करें। नियम के तहत पराजित उम्मीदवार नतीजे के 6 दिन के भीतर 5% वीवीपैट के रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। हार के बाद उद्धव ठाकरे लगातार शिवसेना नेताओं और विजयी विधायकों के साथ मातोश्री में बैठक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि उनके जीते हुए विधायक फिर से न पाला बदल लें। ऐसे में वो लगातार उनके संपर्क में है। इससे पहले ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने आवास पर आयोजित बैठक में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा की। बैठक में शामिल एक पूर्व विधायक ने बताया कि चुनाव में हार का सामना करने वाले कुछ विधायकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया। वहीं ठाकरे ने पार्टी के नेताओं से उम्मीद न खोने और पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी के विजय विधायकों से मुलाकात की थी। शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का घटक दल है, लेकिन अब खबर है कि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने उनकी तुलना बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के असरानी के किरदार से करके उन पर जोरदार कटाक्ष किया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि शिवसेना यूबीटी के नवनिर्वाचित एमएलए में से बहुत जल्द उनके साथ सिर्फ 2 ही बच जाएंगे। दर्शकों, जिस तरह से बीजेपी और शिंदे गुट के नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर दावा कर रहे हैं, उससे उद्धव गुट की चिंता बढ़ गई होगी। वहीं ठाकरे के अलावा संजय राउत भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, उद्धव की पार्टी सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाई है। यही वजह है कि हार के बाद उद्धव गुट की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन सवाल है कि 20 विधायकों में से कितने उद्धव ठाकरे के साथ बने रहेंगे। महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत सदमे में है। नतीजों से पहले संजय राउत बीजेपी को चैलेंज कर रहे थे और सत्ता में आने का सपना देख रहे थे, लेकिन रिजल्ट के बाद से ही संजय राउत हताश और परेशान है। हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कोप भवन में जा चुके हैं और संजय राउत झल्लाकर उल जलूल बयान दे रहे हैं, जिससे उनकी हिफाजत हो रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसा खेला किया जिसे उद्धव ठाकरे की पार्टी समझ ही नहीं पाई और अब उन्हें बात समझ में आ रही है कि वो कहां चूक गए। उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने गए थे, वो अब महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दर्शकों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसा ही हाल महाविकास अघाड़ी और खास तौर पर शिवसेना यूबीटी का है, जिसका राजनीतिक अस्तित्व वैचारिक समझौते की वजह से खतरे में आ गया है। अब सामना में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की कुशित मानसिकता देखने को मिली है। दर्शकों, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे शार्क पोर्टफोलियोज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स के बारे में, और एक ऐसे ऐप के बारे में जहां आप फ्री में देख सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कौन सा शेयर खरीद रहे हैं और कौन सा बेच रहे हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में बड़े डिसीजन लेते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी। इनके पोर्टफोलियो को ट्रैक करके आप देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है। यूनिवेस्ट ऐप पर आप इजीली देख सकते हैं कि इन्होंने कौन सा शेयर कब खरीदा, कब बेचा और उनके होल्डिंग्स का क्या चेंज रहा। FII वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। जब ये बड़े इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं
तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। यूनिवेस्ट ऐप पर आप फ्री में ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से FIIs कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स किसी कंपनी के शेयर के बड़े हिस्सा के मालिक होते हैं तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सिग्नल होता है। यूनिवेस्ट से आप इजीली इनके होल्डिंग्स का पैटर्न देख सकते हैं, जैसे किस स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई या घटाई। यूनिवेस्ट के स्मार्ट टूल से आप शार्क पोर्टफोलियोज, FIIs और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऐप आपको स्क्रीनर सेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप हाई डिविडेंड स्टॉक, लो डेब्ट मिड कैप्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख सकते हैं, सब कुछ फ्री। तो क्या आप रेडी हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टर बनाने के लिए? तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए यूनिवेस्ट ऐप और 7 दिन के लिए पेड फीचर्स फ्री में यूज कीजिए। और चैनल के यूजर्स के लिए यूनिवेस्ट पर आपको यूनि रिसर्च ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से वी रिसर्च एनालिस्ट द्वारा 5 फ्री ट्रेड आइडियाज भी मिलते हैं। अगर आप यूनि रिसर्च का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। महायुति गठबंधन जीत के जश्न में डूबा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, जिसके नेता बड़ी हार से चिंता में है और मंथन कर रहे हैं। वहीं उद्धव की सेना ने सामना में अपने लेख में लिखा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन ये जनमत यानी जनादेश नहीं है। बीजेपी प्रणीत महायुति को 233 सीटें मिल सकती है, इस पर कौन विश्वास करेगा। बेईमान शिंदे गुट 57 और नाजुक अजित पवार गुट ने 41 सीटें जीत ली। ये नतीजा विचलित करने वाला है। राज्य की सरकार के खिलाफ प्रचंड असंतोष उबल रहा था। महाराष्ट्र की जनता बीजेपी और उसके द्वारा पोषित गद्दारों के खिलाफ धधक रही थी। जब महाराष्ट्र की जनता सभी बेईमानों को गाड़ने का संकल्प लेकर मतदान करती है, लेकिन एक झटके में सभी बेईमान जीत जाते हैं और बेईमानों की जय जयकार करते हुए विजय जुलूस निकालते हैं, तो ये महाराष्ट्र की स्वाभिमानी छवि पर आघात है। ये नतीजा स्वीकार करने लायक नहीं है। इस लेख में किसानों का जिक्र करते हुए आगे लिखा गया है कि कर्ज तले डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्याज, टमाटर, दूध सड़क पर फेंकना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात लेकर जाने से राज्य के युवा बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी की वजह से किसानों के बच्चों की शादी नहीं हो पाती। फिर भी क्या कोई विश्वास कर सकता है कि इस सरकार के प्रति प्रेम की ऐसी लहर उठी और उसमें एक बदनाम असंवैधानिक सरकार दोबारा जीत गई। लोकसभा में महाराष्ट्र ने अपना स्वाभिमानी आन बान दिखाकर मोदी शाह की महाराष्ट्र विरोधी राजनीति को परास्त कर दिया। जिस महाराष्ट्र में 4 महीने पहले महाराष्ट्र ने लोकसभा में मोदी के बहुमत को रोकने का पुरुषार्थ दिखाया था, उसी महाराष्ट्र में अगले 4 महीने में विधानसभा चुनाव का ये नतीजा आया और महाराष्ट्र में महानता के कुंडल गलकर गिर गए। महाराष्ट्र का जैसे तेज ही खत्म हो गया है। वहीं लेख में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि महाराष्ट्र की धरती पर बटोगे तो कटोगे जैसे जहरीले प्रचार अभियान बेशर्मी से चलाए गए और चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति नहीं जताई। पैसों की अथाह वर्षा हुई। अब अगर पैसे के दम पर चुनाव लड़ना और जीतना है तो लोकतंत्र को ताला ही जड़ देना होगा और केवल अडानी की पार्टी ही चुनाव लड़ सकेगी। आम आदमी के बहुमूल्य मत को पैसे के वजन पर तौला गया और अब उसी के अनुरूप जीत की गूंज सुनाई देने लगी। वहीं सामना में यह भी लिखा गया है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने महाराष्ट्र में अथक परिश्रम किया। किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं ने उन्हें जबरदस्त प्रतिसाद दिया। फिर भी अगर कोई कहता है कि लाडली बहनों के 1500 रुपए के कारण ही महाविकास अघाड़ी की हार हुई है तो ये सही नहीं है। महायुति नामक राक्षस आज महाराष्ट्र की एकता को कमजोर करके विजय का विकट हास्य कर रहा है। सामना में लिखा गया है कि आज महाराष्ट्र खत्म हो गया, इसलिए राष्ट्र भी खत्म हो गया। अडानी राष्ट्र के उदय और खुशी की उल्लास शुरू हो गया। ये खुशी जिनकी है उन्हें ही मुबारक। महाराष्ट्र की छाती पर अडानी राष्ट्र खड़ा होता दिख रहा है। ये जीत सच नहीं है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे और संजय राउत को चिंतन करने की जरूरत है कि अगर वो जनता के साथ धोखा करेंगे तो जनता ऐसे ही साफ कर देगी। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। सत्ता में आकर अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए शीश महल तो बनवा लिया था, लेकिन दिल्ली वालों के लिए जब काम करने की बारी आती है तब उनकी पार्टी बहानेबाजी करने लगती है। लेकिन इस बार आपको लेने के देने पड़ गए हैं और आपके लिए कोर्ट से ऐसी बुरी खबर आई है जो सोचा नहीं होगा। दर्शकों, जो लोग कहते थे कि हम दिल्ली की सेवा करने आए हैं, दोस्तों एक समय में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि दिल्ली वालों के लिए कोई भी काम करे, हमें तो बस दिल्ली के लोगों के भले से मतलब है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभी बातों से यू टर्न ले लिया है
और एक बात साफ हो गई है कि उन्हें दिल्ली वालों के भले से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है, चाहे उसके लिए दिल्ली वालों का नुकसान ही क्यों न हो जाए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जो दिल्ली वालों के हित सही रहे उसी में मैं खुश हूं, लेकिन अब तो उन्हें सत्ता की मलाई की आदत पड़ गई है, इसलिए वो दिल्ली वालों के हकों का सौदा कर रहे हैं। जिस दिल्ली का बजट हमेशा मुनाफे में रहता था, अब दिल्ली की सरकार को कोर्ट भी दिवालिया घोषित कर रहा है। दरअसल कोर्ट में आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना के तहत कथित तौर पर वित्तीय सहायता स्वीकार न करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। जज ने दिल्ली सरकार पर कई तीखी टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि आप वास्तव में दिवालिया हो चुके हैं। हाईकोर्ट के जज ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की इस योजना को अभी तक दिल्ली में लागू नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ ने कहा कि ये अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार नहीं कर रही है, जब दिल्ली सरकार के पास अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए कोई पैसा नहीं है। पीठ ने कहा कि आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन इस मामले में आप सहायता से इनकार कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अस्पतालों में मशीनें काम नहीं कर रही है, आपके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है, आप नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए देने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने आप सरकार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसको लेकर अदालत में सुनवाई हुई। जन याचिका में कहा गया है कि दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां वंचितों के लिए लाभकारी स्वास्थ्य योजना अब तक लागू नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि मैं अदालत में खुलेआम कह रहा हूं कि आप वास्तव में दिवालिया हो चुके हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह की गड़बड़ी में आप केंद्रीय सहायता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं कोर्ट के फटकार के बाद बीजेपी ने भी आप पर निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली सरकार अपनी स्वार्थवादी राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को लगाई गई फटकार दिल्ली वासियों के हित में है। मैं माननीय न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों, दिल्ली की जनता को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आपकी सरकार ने आयुष्मान भारत की योजना से दूर रखा है, ये साफ दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि पीएम मोदी की योजना लागू होते ही उनका हारना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।